ओके सो मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में 2026 आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने अकाउंट्स एग्जाम को बेहद अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। एंड अब जिनका नेक्स्ट एग्जाम क्या है, कॉमर्स, ठीक है। सो इस वीडियो में बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट और शॉर्ट जो टॉपिक्स आते हैं जहां बच्चा गलत करता ही करता है, वो सब टॉपिक को कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला चैप्टर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें ना एक फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में 4 फीचर्स में आप लोग गलत करते हो, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक और रिलेटिविटी। अब ट्रिक सुनो, कब अगर एमसीक्यू में 4 आए तो कौन सा क्या है कैसे पता लगेगा, इधर देखिए। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है, मान लो किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा तो उस किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के बढ़ने के पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं। क्या बोला मैं? एक नहीं कई कारण होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के बढ़ने के पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं। तो अगर ये पॉइंट है कि कई कारण है, उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस, उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है बहुत सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है और ये सारे फैक्टर्स बदलते रहते हैं, तब आपका आंसर होगा कॉम्प्लेक्सिटी। फैक्टर्स अगर रिलेटेड है तो बस इंटर रिलेटेडनेस आंसर है, पर लिखा है इंटर रिलेटेड फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग, तो आंसर कॉम्प्लेक्सिटी है। और डायनामिक का मतलब, अगर कोई भी फैक्टर्स का इंटर रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, खाली लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आंसर डायनामिक लिखेगा। और अगर लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन, राइट, और प्लेस टू प्लेस, तब आंसर रिलेटिविटी होगा। समझ में आ गया? और बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल फैक्टर्स। स्पेशल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल फैक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। अगर कंट्री में कोई रूल्स बदला है तो वो लीगल होगा, पॉलिटिकल नहीं होगा। अगर कोई डेमोग्राफिक ट्रेंड बदला है, ट्रेंड में बदलाव आया है पॉपुलेशन का, तो आपको सोशल पे हाईलाइट करना है। समझ आ गया? अगर जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ है तो आपको इकोनॉमिक लिखना है। समझ रहे क्या? यस सर, बात समझ में आ रहा है। स्वॉट एनालिसिस जब करोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, याद रखिएगा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी एडवांटेज है, फेवरेबल है, और थ्रेट और वीकनेस डिसएडवांटेज है। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ इंटरनल होता है, वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होता है, थ्रेट एक्सटर्नल होता है। बात समझ में आया क्या? सर बात समझ में आता है। इसके बाद मैं अगर चलता हूं कैपिटल पे, तो बच्चे लोग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। इधर सुनो, एग्जाम में आ गया ना, कान में सुनो, कान में। तो 2 पॉइंट्स तो दोनों में है, लिख देना। नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। अगर सीबी गुप्ता का बुक यूज करता है तो पहला 2 पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। अरे बोलो ना, नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, ये सब तो तुम लोग पढ़ के जाएगा ही, कि कितना डेट और कितना इक्विटी कंपनी यूज करती है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट सीबी गुप्ता का, सीबी गुप्ता वाली बुक का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब एक कंपनी अपने, मान लो कंपनी के पास 100 रुपए है, उसमें 60 रुपया डेट और 40 रुपया इक्विटी है, तो डेट हाई है, इसको बोलते हैं हाई गियरिंग। हाई गियरिंग, हाई डेट मतलब हाई गियरिंग। और अगर हाई डेट है तो इक्विटी कम है, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। थिन मतलब कम, पतला। और अगर मान लो डेट कम है और इक्विटी हाई है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी या लो गियरिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, स्पेसिमेन पेपर में भी दिया है एससी ने। चलो बढ़िया सर, इतना ही? हाँ इतना ही। और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में 2 पॉइंट्स तो सेम है, नेचर ऑफ बिजनेस और
साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब आप लोग को पता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फिक्स कैपिटल, मशीन मशीन लगता है तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपेयर टू अ सर्विस सेक्टर। क्लियर है कि नहीं? पर डे टू डे वर्किंग में अगेन सर्विस सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं। साइज ऑफ बिजनेस, दोनों में एक ही पॉइंट है, बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है तो मोर फिक्स कैपिटल, मोर वर्किंग कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो लेस फिक्स कैपिटल, लेस वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़े क्या? जी हां, बहुत ही खतरनाक बात बताता हूं। आप लोग एग्जाम के इस मुकाम पे हो कि मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि इक्विटी और प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही, बट अब सुनना जहां गलती करता है तुम लोग। स्वेट इक्विटी, अगर स्वेट इक्विटी शेयर है ना, एग्जाम में पक्का लिखा रहेगा शेयर्स विच आर इशूड जब कोई आपको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, व्हेन समबडी प्रोवाइड्स यू विद टेक्निकल नॉलेज, और ये इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स दोनों को इशू होता है स्वेट इक्विटी। इंप्लॉइज को भी इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी इशू कर सकते हैं। कब? जब वो लोग कोई स्पेशल टेक्निकल नॉलेज, कोई नो हाउ, कोई पेटेंट आपको ला कर दे आपके बिजनेस के लिए। पर बच्चे लोग, ईसॉप का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पर इंप्लॉइज को ही इशू करा जाता है, यहां डायरेक्टर वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो एग्जाम में देखिएगा कि डायरेक्टर्स और इक्विटी लिखा है या टेक्निकल नॉलेज लिखा है क्या। अगर डायरेक्टर दिख गया और टेक्निकल नॉलेज वर्ड दिख गया, दोनों में से एक भी दिख जाए तो स्वेट इक्विटी शेयर का बात हो रहा है। पर अगर एग्जाम में खाली इंप्लॉइज लिखा है और शेयर इशू लिखा है तो जान लीजिए कि वो ईसॉप है। डिबेंचर्स के टाइप्स आपको पता है, पर डिबेंचर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात रखिएगा याद, कि डिबेंचर्स पर डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट पे किया जाता है, शेयर्स पे डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है? पब्लिक डिपॉजिट और फैक्टरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए। और राइट इशू क्या था याद है ना, जिसमें जिन लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एक राइट मिलता है कि कंपनी फ्यूचर में जब कोई शेयर्स से पैसा रेस करेगी तो पहले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करेंगी बिफोर ऑफरिंग इट टू द मार्केट या जनरल पब्लिक। बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स में तुम लोग पता है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस में सबसे मेन फर्क है कि बच्चा लोग एनईएफटी में ट्रांजैक्शन बैचेस में सेटल होता है, आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट होता है। ठीक है? एक चीज और कि आरटीजीएस तभी अवेलेबल होगा जब सीबीएस फैसिलिटी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फैसिलिटीज अवेलेबल होगा। आईएमपीएस इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस है, इसको भी रीड करके जाना। अब आया मैनेजमेंट। बच्चा लोग मैनेजमेंट जब मैंने लिखा है ना, मैंने इसमें सब निपटा दिया। पहले है मैनेजमेंट नेचर एंड फंक्शंस वाला चैप्टर, फिर कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब ये लिखोगे ना, देख के ऐसे 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 मत करना, सब कुछ इसमें कवर कर दिया हूं। चलिए बातचीत आरंभ करते हैं। आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों है आर्ट? मैंने आप लोगों को सिखाया मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। सुशांत सिंह राजपूत का मूवी का क्या नाम था, याद है क्या? काई पो छे, सुशांत सिंह राजपूत का पहला मूवी। केपीसी, नॉलेज, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। और साइंस क्यों है मैनेजमेंट? याद है, बताया था, सो क्यूट। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? सो क्यूट। टीई बकवास है, एसओसीयू याद रखना। एस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ ऑब्जर्वेशंस, सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और क्यूट का यू यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अंडरस्टूड है क्या? और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। क्यों? सर्विस मोटिव है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसको पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, मैनेजमेंट की डिग्री होती है, इसीलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। बच्चा लोग, टेलर का प्रिंसिपल आप लोग याद करके जाता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक भूल जाता है, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन भी एक टेलर का प्रिंसिपल है, जो कि क्या बोलता है, अच्छा, टेलर वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में फेयोल का नाम आता है, साइंटिफिक में टेलर का आता है। मेंटल रेवोल्यूशन का क्या अर्थ है बच्चे लोग? मेंटल रेवोल्यूशन का अर्थ है चेंज द वे यू थिंक, अपने सोचने का तरीका को बदलिए। आगे, प्लानिंग,
वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है प्लानिंग इज अ डैश एक्सरसाइज, एमसीक्यू में मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि सोचना पड़ता है, यहां सोचने का काम ज्यादा है, इसीलिए प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, याद रहेगा। एक और बात प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बता देता हूं, आप लोग अगर अपना बुक देखेगा ना, सीबी गुप्ता वाला या जो भी बुक होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के सामने हम लोग सीबी गुप्ता यूज करते हैं, तो मैं वही रेफरेंस ले रहा हूं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का जब फीचर्स देखोगे ना, दोनों जगह लिखा है फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों जगह लिखा है, पर सीबी गुप्ता के एक पेज में, एक खोपचे में, कंट्रोलिंग वाले खोपचे में नीचे में एक जगह प्यार से लिखा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड और बैकिंग लुकिंग होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग होता है। एग्जाम में अगर आ गया कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग या बोथ, आंसर होगा बोथ। वैसे ही कंट्रोलिंग भी बोथ। कैसे, वो मैं अभी समझाता हूं। प्लानिंग आप किस लिए करते हो? फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में। बट प्लान किस बेसिस पर बनाए? पास्ट के बेसिस पर ही तो बनाए, इसीलिए बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है? इंश्योर करना कि डिविएशंस कम से कम हो, और डिविएशंस हो तो करेक्टिव एक्शन ले जिससे फ्यूचर में गलती ना हो। पर जब आपने कंट्रोलिंग का पहला स्टेप किया था सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव तो आपने पास्ट को देखकर ही किया था, तो याद रखिएगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, याद रखिएगा। आगे तो याद रहेगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या लिखेगा तुम, फॉरवर्ड बैकवर्ड या बोथ? बोथ। प्लानिंग एंड क्या नाम है, कंट्रोलिंग आर बोथ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आया विच इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, विच इज द मेंटल एक्सरसाइज, तो प्लानिंग लिखेगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आया तो कोऑर्डिनेशन लिखेगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन में ना लास्ट पेज में देखना, सीबी गुप्ता वाली बुक में लास्ट में लिखा है प्लानिंग, और प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या दरकार है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या दरकार है, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या दरकार है। तो वो लास्ट 5-6 लाइन पढ़ के जाइएगा, हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 4 लाइन, 4 या 5 पॉइंट मांगेगा, तो दिखेंगे कि इन प्लानिंग, जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन किसके बीच में चाहिए, द एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव एंड द डिजायर्ड गोल, कि आप जो ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश कर रहे हो और जो एक्शन ले रहे हो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टाफिंग में क्या, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द अवेलेबल मैन पावर एंड द रिक्वायर्ड मैन पावर, लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के जाइएगा, पॉइंटर करके लिखा हुआ है, कहां वो भी बता दिया। अगर सीबी गुप्ता वाली बुक है तो लास्ट पेज में, कोई और बुक है तो देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहेगा। आगे बढ़ता हूं। हाँ, मैनेजमेंट का अगर की फंक्शंस आ गया तो याद रखिएगा पोट्सकॉर्ब है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ये जो सीओ है ना, बच्चा इसको कंट्रोलिंग लिखाता है, एग्जाम में आ सकता है इन पोट्सकॉर। व्हाट इज सीओ, कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज आर, रिपोर्टिंग, आर इज रिपोर्टिंग एंड बी इज बजटिंग। आर इज नॉट रेगुलेटिंग, आर इज रिपोर्टिंग। मैं अगर पेपर सेटर होता तो मैं दे देता इन पोट्सकॉर व्हाट डज आर रिप्रेजेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, रिपोर्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट आंसर होगा रिपोर्टिंग, एंड बी इज बजटिंग। फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ के जाइएगा, ये स्पेसिमेन पेपर में दिया था। इसमें ये लोग क्या करेगा, आपको एक चार्ट, एक फोटो डाल देगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे पहचानेगा, अगर बांटा हुआ इस अधिकार से कि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। पर अगर ऐसे बांटा हुआ है, बिस्किट डिवीजन, क्लॉथ्स डिवीजन, सिगरेट डिवीजन, तब डिविजनल स्ट्रक्चर है। समझा ना? एग्जाम में आ गया हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, हार्ट, किडनी, कुछ भी आएगा, आपको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन पूछे तो डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग पढ़ते वक्त मोटिवेशन का जो थ्योरी है मास्लो का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी पर क्वेश्चंस आता ही आता है। सर डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और कम्युनिकेशन बैरियर्स याद रखिएगा, पॉप्स। क्या है कम्युनिकेशन बैरियर्स? पॉप्स। क्या? पॉप्स। सर इसमें पॉप्स में पीओपीएस का कंप्लीट करके बता दीजिए सर। ओ, पॉप्स में ओ क्या है? अच्छा, पी से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर्स।
पी क्या है? फिजिकल बैरियर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द लिसनर। ओ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बहुत सारी होती है। तीसरा पी साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कभी कभी इंसान का मूड इरिटेटेड रहता है। और एस सिमेंटिक बैरियर, कि सेम चीज का मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पार्टी मांगते हैं, मैं ऐसे करता हूं तो वो लोग सोचते हैं सर ने हाँ कर दिया, क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब होता है थम्स अप, यस। पर मैं हिंदी वाला करता हूं, हिंदी में इसका मतलब होता है ठेंगा दिखा देना। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये हो गया आपका, याद रखिएगा, सिमेंटिक बैरियर्स। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड है सर, राइट। आगे बढ़ता हूं, मार्केटिंग। बच्चे लोग अगर मार्केटिंग का बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग आप लोग इग्नोर कर देता है और वहीं पे वो लोग टारगेट करेगा। ब्रांडिंग लेबलिंग याद रखिएगा अलग होता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम प्रोवाइड करवाना, लेबलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दोनों का पर्पस ही अलग है। अच्छा, मैं एक बार पीछे आना चाहूंगा स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल का जो 14 प्रिंसिपल है ना, उसमें तुम लोग गलत करते हैं एक चीज, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे काम करना है कि एक ही मकसद है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मकसद नहीं भूलना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही गोल की तरफ काम करना, और वो गोल ही मेन है सबके लिए। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक सबऑर्डिनेट का मल्टीपल सुपीरियर्स नहीं हो, एक ही सुपीरियर हो। क्या मैं समझा पाया क्या आप लोगों को? हाँ जी सर। और ये स्केलर चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। खैर, मार्केटिंग मिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कॉस्ट कितना है, कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ऑर्गेनाइजेशन नया है कि पुराना है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस कितना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डेफिनेशन आ सकता है। उसमें याद रखिएगा आपका विटो है, विटो लगाना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन में इन चारों का डेफिनेशन होना चाहिए। डब्ल्यू वेयर हाउसिंग, आई इन्वेंट्री कंट्रोल, टी ट्रांसपोर्टेशन, ओ ऑर्डर प्रोसेसिंग। विटो लगाना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विटो लगाना है। फिर बच्चा लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर याद रखना। राइट्स एंड ड्यूटीज तुम लोग भूल जाएगा तो टीचर नंबर नहीं देगा। राइट्स एंड ड्यूटीज बच्चा लोग नहीं भूलने का है ना। कंज्यूमर का राइट्स और कंज्यूमर का ड्यूटीज दोनों याद रखना है। और वो जो है अलग अलग मार्किंग्स वो याद रखिएगा, आईएसआई एग मार्क कब कब लगता है। एक कंफ्यूजन जोन है, मेजोरिटी बच्चा लोग को मैं देखता हूं यहां वो लोग मिस्टेक करते हैं, और हर बार यहां से क्वेश्चंस आता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो आइए एक बार आप लोगों को जो है इधर में एक ही रिकॉर्डिंग में सब कुछ बता देता हूं, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना, सोर्स से ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इज अ कंप्रीहेंसिव प्लान। याद रखना, कीवर्ड्स बता रहा हूं, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। बच्चा लोग प्रोग्राम क्या है बोलो, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कीवर्ड बता रहा हूं, प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ऑब्जेक्टिव्स आया तो वो लोग पक्का लिख के देगा, पर्पस टू अचीव, एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं, पर्पस टू बी अचीव्ड ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी, अगर ये लोग ऐसा शब्दों का चयन करें, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान या एक्शन ओरिएंटेड प्लान, तब याद रखिएगा स्ट्रैटेजी का बात हो रहा है। पॉलिसी, पॉलिसी देगा तो इन लोग पक्का यूज करेगा लैंग्वेज जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। जैसे हम लोग उधार नहीं देते, वी डोंट प्रोवाइड क्रेडिट, ओनली कैश, दैट इज अ पॉलिसी, तो जनरल स्टेटमेंट। प्रोसीज्योर बड़ा आसान है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ऑर्डर वाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मेथड, अगर एक रिपीटेटिव जॉब है, एक काम बार बार करना है, तो उसको फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दैट इज कॉल्ड अ मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन से करती है, कोई डब्ल्यूडीवी से, वो है मेथड। रूल्स, अगर वर्ड आया स्टैंडिंग प्लान या आया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तब उसको बोलेंगे रूल्स। और अगर आया न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो उसको बोलेंगे क्या 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 बोलेंगे,
बजट बोलेंगे। एवरीबॉडी क्या बोलेंगे, बोलिए ना, बजट बोलेंगे। सर समझ में आया क्या? जी सर बिल्कुल समझ में आया। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट बुक से, लेटेस्ट बुक मतलब वही 2025-26 का जो भी एडिशन आपके पास होगा ना, उसमें एनईएफटी और आरटीजीएस का लिमिट देखकर जाइएगा। जो ये है आरटीजीएस का तो मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपया का है, ठीक है, आरटीजीएस का मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख का है। एनईएफटी में सच मिनिमम नहीं है, बट उसमें जो एक फिगर 49,999 वाला है ना, वो भी 50,000 हुआ है। अलग अलग स्कूलों में बताया बच्चा लोग को, तो 50,000 हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मेरे पास लेटेस्ट नॉलेज है 50,000, और 50,000 ही कीजिएगा, बट फिर भी एक बार रिकैप करवाया, ठीक है। ये हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि फेओल का जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, उसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको याद रखने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, मतलब याद ही है, मेरे बच्चों को याद ही है, आप लोग सबको भी याद ही होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। डैड, यूसी, यूएसएसआर, ओ आई सी। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, डी जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर से डी डिसिप्लिन है, यू है यूनिटी ऑफ कमांड, सी है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर से यू है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस है स्केलर चेन, एस है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आर है रेम्यूनरेशन, ओ है ऑर्डर, आई है इनिशिएटिव, एस है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई है इक्विटी, और लास्ट ई है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। सर याद रहेगा हमें। और वो फॉरवर्ड और ये क्या नाम है, लाइन और डिवीजन स्ट्रक्चर का जो डायग्राम्स दिया हुआ है ना आपके बुक में, वो देख के जाइएगा। मेरा गट फीलिंग बोलता है कि वो एग्जाम में आएगा। डायग्राम दिया हुआ रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है और उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। सो हैविंग सेड दैट, I wish you all a very 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 good luck for your examinations. कोई भी डाउट होगा प्लीज कंसिडर कमेंटिंग, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा एंड करूंगा ही रिस्पॉन्ड। चलिए, गुड लक एवरीवन।